वेलकम बैक। केम सीरीज के अंदर हम नेक्स्ट क्लास लेके प्रारंभ कर रहे हैं। केम सीरीज 2021 के अंदर सेकंड थ्योरी क्लास है। उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे या क्वेश्चन आंसर प्रारंभ करेंगे। टॉपिक है नेक्स्ट केम सीरीज 2021 का सेकंड पार्ट, और इसमें हम टॉपिक लेके चल रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम, संयोजकता, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यौगिक, परमाणु और अणु। इसमें रासायनिक संयोजन के नियम वैसे सिलेबस में नहीं दिए हैं, लेकिन यौगिक की परिभाषा के अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको रासायनिक संयोजन के नियम भी साथ में पढ़ने हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संयोजकता की। संयोजकता भी वैसे यहाँ पर सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन किसी यौगिक के निर्माण की प्रक्रिया में या किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हम जब यौगिक निर्मित करते हैं तो उसका रासायनिक सूत्र और उसमें तत्वों का भारात्मक अनुपात ज्ञात करना हो सकता है या ज्ञात करने के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें वैलेंसी या संयोजकता के आधार पर यौगिक के अणु सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, उनके भारात्मक अनुपात निश्चित कैसे होते हैं, वो संयोजकता से ज्ञात करते हैं। इसके अलावा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी वैसे सीधा सा यौगिक आपके सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के ऊपर कई बार प्रश्न पूछा गया है, तथा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सहायता से ही हम किसी भी यौगिक के निर्माण और परमाणु की प्रकृति और परमाणु संरचना को समझने से पहले ये समझना अनिवार्य होता है कि इसकी प्रारंभिक प्रक्रिया क्या है। परमाणु की परिभाषा समझने के लिए भी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का सहयोग लिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यौगिक, परमाणु, अणु, और यहाँ पर यौगिक जो कि वर्गीकरण के अंदर हमने ले रखा था, परमाणु और अणु और यौगिक तीनों ही आपके सिलेबस में मेंशन है, और इन तीनों को समझने के लिए हमें रासायनिक संयोजन के नियम, संयोजकता और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की आवश्यकता पड़ेगी। एक प्रश्न यहाँ पर अनिवार्य रूप से बनता है, वो है परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो जरूर ध्यान रखना, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम प्रदर्शित किया था, उसकी प्रकृति को प्रदर्शित किया था, और यहाँ पर यौगिक कैसे बनते हैं, परमाणु किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, इसको परिभाषित कैसे किया जाता है, वह प्रक्रिया यहाँ पर प्रदर्शित की गई थी। नेक्स्ट में हम बात करते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। वैसे रासायनिक संयोजन के टोटल 4 नियम है, यहाँ पर हम केवल 2 नियम लेकर के बात करेंगे, जिसमें पहला नियम यहाँ पर है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों के कुल द्रव्यमानों का योग उत्पादों के कुल द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया होते समय पर पदार्थ के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, और यह प्रक्रिया सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं तक प्रभावी है, लेकिन नाभिकीय अभिक्रियाओं की बात करें तो ये नियम वहां पर लागू नहीं होता। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में और सामान्य भौतिक परिवर्तनों के अंदर तो प्रभावी रूप से लागू होता है, लेकिन ध्यान रखना नाभिकीय अभिक्रियाओं में ये नियम लागू नहीं होता है। तो हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसने दिया है एंटोनी लेवोशियर ने ये नियम दिया है, और एंटोनी लेवोशियर को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है। कई बार इसकी जगह पूछा जाता है आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, तब भी एंटोनी लेवोशियर का नामकरण किया जाता है और इन्हीं का नाम लिया जाता है, जिन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। इसके अलावा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का सत्यापन किसने किया, तो लैंडोल्फ ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का सत्यापन किया है। इसके अलावा अतिरिक्त सूचना के रूप में आपको ये भी ध्यान रखना है, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, भारतीय रसायन विज्ञान के जनक, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। आचार्य पीसी रॉय या आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय को भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ द्रव्यमान संरक्षण की, तो द्रव्यमान संरक्षण का मतलब ये है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक ए व बी रासायनिक अभिक्रिया करके C+D का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर ए का द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले W1 हो, बी का द्रव्यमान W2 हो अभिक्रिया से पूर्व, और दोनों की अभिक्रिया के बाद में यदि द्रव्यमान W3 और
डी का द्रव्यमान W4 होता है। ऐसी स्थिति में W1 W2 का योग W3 और W4 के योग के बराबर होता है। और इसमें प्रश्न बनता है इस तरीके से, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दे दी जाती है और उस रासायनिक अभिक्रिया में कहते हैं क्रियाकारक A का द्रव्यमान X, क्रियाकारक B का द्रव्यमान Y, दोनों रासायनिक अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद का द्रव्यमान कितना होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्रियाकारक A और B के द्रव्यमानों को जोड़ दीजिए और उनके द्रव्यमानों को जोड़ने के बाद में जो द्रव्यमान प्राप्त होगा उत्पादों का द्रव्यमान भी उसके बराबर होगा। तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम ध्यान में रखना है। ऐसे ही यदि मैं अभिक्रिया के रूप में प्रदर्शित करूं NaCl को यदि AgNO3 के जलीय विलयन में मिलाया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में यदि इसको मिलाएं और इन दोनों को मिलाने के बाद में AgCl का इसमें अवक्षेप बनता है और साथ में सोडियम नाइट्रेट निर्मित होता है, जलयोजित रूप में रहेगा। अब यदि क्रिया से पहले इन दोनों के द्रव्यमानों का योग किया जाए तो अभिक्रिया के बाद भी इस द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब इसे ही हम द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं, जो कि एंटोनी लेवोशियर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। यहाँ पर आपको एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा गया है, यहाँ पर कौन सा अनुपात स्थिर रहता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है भारात्मक अनुपात, पहली बात। और भारात्मक अनुपात किस में लेना है, यौगिक में लेना है। ये जरूर ध्यान रखना कि यदि किसी भी यौगिक का निर्माण किया जाता है तो उसमें भाग लेने वाले तत्वों का भारात्मक अनुपात हमेशा निश्चित रहता है। या फिर किसी भी यौगिक को किसी अलग अलग तरीके से यदि निर्मित किया जाए तो यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु में भाग लेने वाले तत्वों के निश्चित भारों का जो अनुपात है वह हमेशा स्थिर रहता है, इसीलिए को हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। तो यौगिक में तत्वों के भारात्मक अनुपात हमेशा स्थिर रहते हैं और यौगिक का निर्माण अवयवी तत्वों के निश्चित भारात्मक अनुपात में रासायनिक संयोजन के द्वारा होता है। और इसी नियम को यहाँ पर जोसेफ प्राउस्ट, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा ये नियम प्रतिपादित किया गया है या दिया गया है। कई जगह इसके साथ में नाम एंटोनी लेवोशियर का भी आता है, तो भी सही है। जोसेफ प्राउस्ट ने इसे परिभाषित किया था और एंटोनी लेवोशियर ने इसके प्रयोग द्वारा इसको प्रदर्शित भी किया। तो यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया। और यौगिक अगर लिया जाता है तो यौगिक में स्थिर अनुपात के नियम का सभी यौगिक पालन करते हैं। जैसे कि यदि मैं उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करता हूं अमोनिया, NH3 नाम क्या है, अमोनिया, या इसी को हम नाम देते हैं एजेन कहा जाता है। अमोनिया या एजेन कहते हैं, यूपीसी में इसका नाम एजेन है। और एजेन के अंदर यदि मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात लेता हूं, इसके एक अणु में नाइट्रोजन का एक परमाणु द्रव्यमान 14, 3 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 3 है। तो अमोनिया का निर्माण किसी भी तरीके से कर दीजिए, चाहे नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रासायनिक अभिक्रिया से करें या अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विघटन करके करें या यूरिया का विघटन करके करें, अमोनिया कहीं पर भी अगर निर्मित होता है तो उसमें निर्मित अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 14:3 ही रहता है, या भारात्मक अनुपात हमेशा 14:3 ही रहता है। इसी को हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ऐसे यदि H2O लिया जाए तो इसका भारात्मक अनुपात 1:8 होगा। क्यों? 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2, 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो इसका सरल अनुपात करें तो इनका भारात्मक अनुपात कितना आएगा, 1:8 आता है। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर HCl की बात करता हूँ तो इनका भारात्मक अनुपात 1:35.5 होता है, क्योंकि क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान 35.5 है, तो इनके भारात्मक अनुपात 1:35.5 के बराबर होगा। इसके अलावा भी यदि कोई भी यौगिक लिया जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें कार्बन एक परमाणु है, एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 12,
ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो 2 इंटू हो जाएगा 16, सरल किया जाए तो ये हो जाएगा 6, और सरल किया जाए तो 6 में इसका कर देते हैं आधा 3, इसका आधा कर दीजिए तो 8, तो ये हो जाएगा 3:8। ऐसी स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी तरीके से यदि प्राप्त की जाए, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट के तापीय अपघटन से प्राप्त करे या निःश्वसन के अंदर श्वसन में से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, या शरीर में से जो CO2 निष्कासित हो रही है वो ले ली जाए, या कार्बन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो ले ली जाए, या कोक के दहन से बन रही है, या किसी हाइड्रोकार्बन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो इन सभी कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं में कार्बन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात हमेशा 3:8 के रूप में ही रहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यौगिक निश्चित भारात्मक अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं, और इसीलिए यहाँ पर इनके यौगिक में तत्वों का भारात्मक अनुपात हमेशा निश्चित बना रहता है। तो यौगिक का अणु लेंगे और भारों को परमाणु भार के रूप में लेकर के जितने परमाणु हैं उनसे गुणा करिए, फिर उसको सरल अनुपात में परिवर्तित कर दीजिए, यही इनके भारात्मक अनुपात को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल लें, यौगिक के अणु के अंदर तत्वों के भारात्मक अनुपात हमेशा निश्चित रहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं संयोजकता। संयोजकता 2 तरीके से परिभाषित की जाएगी, ये ध्यान रखना। पहली मैं बात कर रहा हूं, किसी भी तत्व के संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं, जिसमें एक तत्व किसी अन्य तत्व के साथ में उन तत्वों के कितनी संख्या में संयोजित होगा, यही उसकी संयोजकता कहलाती है। या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें कि कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ जितने संख्या में इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो किसी तत्व द्वारा यौगिक निर्माण करते समय जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया गया है, जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा गया है या जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया गया है, इन तीनों को ही हम उस तत्व की संयोजकता के रूप में परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर 2 परिभाषा आ जाएगी कि किसी तत्व के अन्य तत्व से संयोग करने की क्षमता, नाम से ही पता लग जाएगा, संयोग करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। ठीक है, संयोजन करने की या जुड़ने की जो क्षमता है, कितने बंध बनाकर जुड़ रहा है, उसी को संयोजकता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से किसी तत्व द्वारा ग्रहण किए गए, तो ये सेकंड डेफिनेशन है, ये फर्स्ट है। तो सेकंड डेफिनेशन में तत्व द्वारा ग्रहण किए गए, त्यागे गए और साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड जो संयोजकता है, इसकी चर्चा हम परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेने के बाद अष्टक नियम पढ़ेंगे, उस समय मैं बताऊंगा। बाकी अभी यहाँ पर हम संयोग करने की क्षमता के आधार पर संयोजकता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, उस प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे संयोजकता का निर्धारण केवल किससे होता है? संयोजकता कोष से होता है, और इसी के आधार पर संयोजकता कोष नाम पड़ा है। संयोग करने की क्षमता कहाँ से निर्धारित होगी? संयोजकता कोष से। लेकिन संयोजकता कोष की हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अष्टक नियम में आएगा, तब हम दोबारा लेंगे। नेक्स्ट है परमाणु के बाह्यतम कोष को ही संयोजकता कोष कहते हैं। तो संयोजकता कोष परमाणु का बाह्यतम कोष है, और बाह्यतम कोष ही निर्धारित करता है संयोजकता को। और संयोजकता में कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता, त्यागता है या साझा करता है, उसी को संयोजकता कहते हैं। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन है। लेकिन यदि हम एक तत्व का किसी अन्य तत्व के साथ संयोजन के आधार पर देखें, तो ऐसी स्थिति के अंदर अगली प्रक्रिया आएगी संयोजकता। तो उसमें हम टेबल के हिसाब से प्रदर्शित करते हैं। आवर्त सारणी में अगर क्रम से तत्वों को याद कर दिया जाए, तो हम इनकी संयोजकता स्पष्ट रूप से याद कर सकते हैं, और इससे कौन से यौगिक बनेंगे, उन यौगिकों को भी निर्मित किया जा सकता है या उनके अणुसूत्र भी बनाए जा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर आवर्त संख्या 1, आवर्त सारणी के आवर्त संख्या, ये आवर्त संख्या 2 को प्रदर्शित कर रहा है, ये आवर्त संख्या 3 को प्रदर्शित कर रहा है। आवर्त संख्या 2, पहले आवर्त में हाइड्रोजन हीलियम है, वो नहीं है, हम आवर्त संख्या 2 के अंदर ले रहे हैं, आवर्त संख्या 3 में। आवर्त संख्या 2 के अंदर दिया गया तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। क्रम से लिख दीजिए, ये कितने तत्व हो जाएंगे? 8।
फिर आप आवर्त संख्या 3 के अंदर भी बाएं से दाएं 8 तत्व लिखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन। और इसमें यहाँ पर हम यहाँ प्रतिनिधि तत्व लेके चल रहे हैं। इन प्रतिनिधि तत्वों के अंदर मैं संयोजकता प्रदर्शित कर रहा हूँ हाइड्रोजन के सापेक्ष, या फिर इसकी जगह हम ले सकते हैं क्लोरीन के सापेक्ष। तो क्लोरीन व हाइड्रोजन के सापेक्ष, अर्थात क्लोरीन के जितने परमाणु या हाइड्रोजन के जितने परमाणु किसी तत्व के साथ जुड़ते हैं उन्हीं को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। यदि एक हाइड्रोजन जुड़े, संयोजकता 1, 2 हाइड्रोजन जुड़े, संयोजकता 2, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, संयोजकता 3। ऐसे ही क्लोरीन 1, 2, 3 जुड़ता है किसी तत्व के एक परमाणु के साथ, तो उस तत्व की संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3 हो जाती है। तो यहाँ पर हम इनके सापेक्ष संयोजकता लें, तो अगर इन तत्वों को क्रम से याद रखा जाए तो संयोजकता 1 से लेकर 4 तक बढ़ेगी और फिर 0 तक घटेगी। बस ये जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ देखें 1, 2, 3, 4 और बाद 3, 2, 1 और लास्ट में है 0। उत्कृष्ट गैस तत्व जिनका अष्टक बाह्यतम कोश में पूर्ण होता है, ऐसे तत्व सामान्य परिस्थितियों में संयोजकता प्रदर्शित नहीं करते, किसी तत्व के साथ संयोजन नहीं दर्शाते, इसलिए इनकी संयोजकता कितनी मानी जाती है? 0। बाकी कैसे याद रखेंगे? 1 से प्रारंभ करना, क्रम से तत्वों को याद रखने के बाद 1 से 4 तक बढ़ाएं और फिर 1 तक घटाएं। किसके संदर्भ में? हाइड्रोजन और क्लोरीन के संदर्भ में संयोजकता इसी क्रम में प्रदर्शित होगी। मैं एग्जाम्पल के रूप में लिखूं तो लिथियम सोडियम में से कोई भी एक ले लीजिए। अगर मैं हाइड्रोजन के साथ जोड़ूंगा तो लिथियम हाइड्राइड और क्लोरीन के साथ जोड़ूं तो लिथियम क्लोराइड। एक एक जुड़ रहे हैं, संयोजकता 1। Be के साथ में अगर हाइड्रोजन लिया जाए BeH2, मैग्नीशियम के साथ में अगर क्लोरीन लिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा MgCl2। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन जुड़ेगी, जबकि हाइड्रोजन भी कितने जुड़ेंगे? 2। यदि मैं बात करता हूँ बोरोन और एल्यूमिनियम की, तो बोरोन के साथ हाइड्रोजन जुड़ते हैं 3। ये अस्थायी यौगिक है, डायमर के रूप में रहता है, लेकिन संयोजकता इसकी रहेगी 3। और अगर डायमर बनाता है तो संयोजकता हो जाती है 4। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में आता है। अभी हम सामान्य एग्जाम्पल में BH3 लिखेंगे। एल्यूमिनियम के साथ में अगर मैं जोड़ता हूँ हाइड्रोजन या क्लोरीन तो कितने जुड़ेंगे? 3, AlCl3 बनेगा। ये भी अस्थायी है, दोनों इलेक्ट्रॉन न्यून प्रकृति के यौगिक हैं, इसलिए ये आपस में इलेक्ट्रॉन यौगिकों को जोड़ करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसमें BF3 को हम वास्तविक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं, लेकिन AlCl3 का अष्टक अपूर्ण है, इसलिए ये दोनों ही BH3 AlCl3 यहाँ पे लुईस एसिड के रूप में व्यवहार करते हैं, लुईस अम्ल के रूप में व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे। ऐसे सिलिकॉन कार्बन की बात करें, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 4 क्लोरीन, सिलिकॉन के साथ भी 4 क्लोरीन जोड़ी जाती है। इसी तरीके से अगर मैं नाइट्रोजन फास्फोरस की बात करूं, NH3 और PH3 और NCl3 या NF3 और PCl3 निर्मित होता है। इसमें खासियत है कि P हमेशा PCl5 भी निर्मित करता है PCl3 के साथ, तो P की यहाँ पर संयोजकता बढ़ भी सकती है। ये इसके अपवाद के रूप में आता है, जिसकी व्याख्या अष्टक नियम के प्रसार के रूप में प्रदर्शित की जाती है। ऐसे ही यदि मैं ऑक्सीजन और सल्फर की बात करूं, हाइड्रोजन के साथ लें तो H2O, सल्फर को भी हाइड्रोजन के साथ लें H2S, और अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर के साथ में यदि मैं अन्य तत्वों के रूप में क्लोरीन लेता हूं तो क्लोरीन के अंदर अगर प्रदर्शित किया जाए तो Cl2S के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, या फ्लोरीन के रूप में लिखा जाए तो SF2 भी बनता है, SF4 भी बनता है, SF6 भी बनता है। तो यहाँ पर संयोजकता आवर्त संख्या 3 के तत्वों में सिलिकॉन और उसके बाद के तत्वों में संयोजकता बढ़ भी सकती है, जो कि अष्टक प्रसार में व्याख्या की जाएगी। ऐसे तरीके से फ्लोरीन क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन लिया जाए तो HF और HCl संयोजकता एक ही रहेगी, एक ही हाइड्रोजन जुड़ रहा है, एक ही हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो संयोजकता कितनी होगी? 1। जबकि लास्ट वाले तत्वों के अंदर संयोजकता कितनी होगी? 0 होगी। ये तत्व जो भी एग्जाम्पल में लिए गए हैं, ये सामान्य परिस्थितियों में संयोजकता प्रदर्शित नहीं करते। कौन से? लास्ट के तत्व। बाकी के तत्वों में 1 से 4 और 4 से 1 तक संयोजकता परिवर्तन होता है। और सूत्र कैसे बनाना है, ये प्रक्रिया आपको स्पष्ट हो गई होगी।
जिसमें पहला तत्व संयोजकता 1 है तो हाइड्रोजन क्लोरीन 1 जोड़ो, 2 है तो 2 जोड़ दो, 3 है तो 3 जोड़ो, 4 है तो 4 जोड़ो, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1, इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपको इसके साथ में यौगिकों के नाम लिखने की प्रक्रिया सीखनी है तो ये मैंने अपने परम रसायन चैनल के अंदर ही अलग से यौगिकों के नामकरण IUPAC पद्धति के अंदर जो यौगिकों के नामकरण दिए हैं उसमें वर्ग के अनुसार, आवर्त सारणी के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके अनुसार जो हाइड्राइड बनते हैं उन हाइड्राइडों के नामकरण को प्रदर्शित किया गया है। और आयनिक यौगिकों के नाम, उपसय संयोजक यौगिकों के नाम और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कार्ब धात्विक यौगिकों के नाम भी उसमें दे रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो आप नाम मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, इसमें एक प्रक्रिया अलग लिखी गई है, फॉस्फोर और सल्फर तत्व अष्टक के प्रसार। तो ध्यान रखना, अगर में PCl5 बनता है, क्या कारण है? अष्टक प्रसार के कारण। इसी तरीके से SF4 और SF6 बनता है, क्या कारण है? अष्टक प्रसार। तो यहाँ पे फॉस्फोरस की संयोजकता होगी 3 और 5, 2, अंतर ध्यान रखना 2 का होगा। अगर मैं सल्फर की संयोजकता की बात कर रहा हूं तो 2, 4 और 6 होती है, अंतर जरूर ध्यान रखना 2, 2 के क्रम से आएगा। तो P खंड के अंदर कोई भी तत्व यदि दिया गया है तो वह तत्व हमेशा ही 2 के अंतराल से संयोजकता परिवर्तन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वापस आवर्त संख्या 2 और 3 के तत्व दिए गए हैं। यहाँ पर संयोजकता बढ़ते क्रम में दी गई है और ये है ऑक्सीजन के सापेक्ष, ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने के आधार पर संयोजकता। अब यहाँ ध्यान रखना, ऑक्सीजन जितने जुड़ रहे हैं उससे दुगनी संयोजकता होगी, ये जरूर ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष अगर संयोजकता लेते हैं तो संयोजकता ऑक्सीजन की संख्या को किससे गुणा करेंगे? 2 से, तब भी जाके संयोजकता प्राप्त होगी। तो यहाँ तत्व की संयोजकता कितनी होगी? तत्व ऑक्सीजन के जितने परमाणुओं के साथ में जुड़ता है उन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का आधा यहाँ पर क्या होगा? संयोजकता। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, दुगनी संयोजकता होगी। तो एक ऑक्सीजन है तो संयोजकता कितनी होगी? ऑक्सीजन की संख्या का दुगना। तो कोई भी तत्व ऑक्सीजन के जितने परमाणुओं से जुड़ा है उस ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का दुगना हमेशा उसकी संयोजकता को प्रदर्शित करता है। यदि एक ऑक्सीजन एक तत्व के साथ जुड़ रहा है तत्व की संयोजकता होगी 2, और अगर 2 ऑक्सीजन एक तत्व के साथ जुड़ रहे हैं तो तत्व की संयोजकता कितनी होगी? 4। तो जितने ऑक्सीजन है उसकी दुगनी संयोजकता होगी। और यहाँ पर संयोजकता के रूप में प्रदर्शित करें तो मैं कोई एक तत्व लेके दर्शाता हूँ, Na2O, 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन से, तो दोनों सोडियम की संयोजकता होगी 2, तो 1 की कितनी हो जाएगी? 1। ऐसे ही MgO के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो Mg की संयोजकता कितनी होगी? ऑक्सीजन की संख्या 1 है, दुगना करो, संयोजकता आ जाएगी Mg की 2। ऐसे एल्यूमिनियम की बात करें, Al2O3 है, तो यहाँ पर संयोजकता एल्यूमिनियम की कितनी होगी? 2 एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं तो संयोजकता टोटल कितनी होगी? 6। तो 2 एल्यूमिनियम की 6 संयोजकता है तो 1 की कितनी होगी? 3। इसी तरीके से कार्बन और इसकी बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, तो यहाँ पे एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन की संख्या का दुगना संयोजकता हो जाएगी। तो कार्बन की संयोजकता 4, सिलिकॉन की संयोजकता भी 4। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो वैसे तो नाइट्रोजन यहाँ पर अलग अलग संयोजकता प्रदर्शित करता है जो बंध से ज्ञात होती है, लेकिन यहाँ मैं 3 संयोजकता की बात करूँ तो N2O3 अगर आप देखें तो संयोजकता कितनी होगी? 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन से संयोग कर रहे हैं तो 2 ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? ऑक्सीजन की संख्या का दुगना अर्थात 6। तो 2 नाइट्रोजन की संयोजकता होगी 6, तो 1 की कितनी होगी? 3। तो नाइट्रोजन यहाँ पर संयोजकता कितनी प्रदर्शित करेगा? 3। तो नाइट्रोजन हमेशा ही 3 संयोजकता ही दर्शाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संयोजकता में ऑक्सीकरण अंक वगैरह की बात हम नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर मैं फास्फोरस की बात करता हूँ तो फास्फोरस बनता है P2O5 या P4O10। तो दोनों ही परिस्थितियों में डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या टेट्राफॉस्फोरस डेका ऑक्साइड, इसमें 4 फास्फोरस 10 ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं तो संयोजकता 4 फास्फोरस की कितनी होगी? 20 होगी। तो 1 की कितनी होगी? 20 में 4 का भाग दीजिए, संयोजकता हो जाएगी 5।
तो इस तरीके से फास्फोरस की संयोजकता ऑक्सीजन के साथ 5, नाइट्रोजन की संयोजकता यहाँ पर कितनी है 3। ऐसे ही अगर मैं सल्फर की बात करता हूँ तो सल्फर यहाँ पर सामान्य परिस्थितियों में SiO2 बनाता है। ऑक्सीजन के साथ सल्फर संयोजकता कितनी प्रदर्शित करेगा 2। अगर मैं फ्लोरीन के साथ लेता हूँ तो SiF2 2 संयोजकता दर्शाता है। और इसके अलावा अगर मैं SO2 है तो यहाँ पर SO2 सल्फर की संयोजकता 4, SO3 सल्फर की संयोजकता 6 और इसकी जगह यदि लिया जाए SF2 या HCl2 तो सल्फर की संयोजकता 2। ऑक्सीजन के संदर्भ में ऑक्सीजन के साथ में SO अस्थायी होता है, इसलिए उसको प्रदर्शित नहीं किया गया। इसके अलावा क्लोरीन की बात की जाए तो Cl2O7 निर्मित होता है और इसकी संयोजकता कितनी होगी 7 और इसी रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। तो और लास्ट में नियोन और ऑर्गन सामान्य परिस्थितियों में कोई भी बंध या संयोजन नहीं कर दर्शाते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता क्या होगी 0। तो सिंपल है, आवर्त सारणी के तत्वों को याद करके हाइड्रोजन के और क्लोरीन के संदर्भ में संयोजकता 1 से 4 बढ़ानी है, फिर 0 तक घटानी है। और अगर ऑक्सीजन के संदर्भ में लेना है तो 1 से लेकर 7 तक बढ़ानी है और अंतिम तत्वों की संयोजकता कितनी होगी 0। और इसी रूप में हम संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ फास्फोर और सल्फर तत्व अष्टक के प्रसार के कारण 5 और 6 संयोजकता भी दर्शाते हैं, जो कि हमने चर्चा कर ली। नेक्स्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, सरलतम शब्दों में लिखा गया है और उसका तो परमाणु की प्रकृति को दर्शाने के लिए डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत दिया गया है। तो आप एक चीज तो ये ध्यान रखें, परमाणु सिद्धांत किसने दिया है, जॉन डाल्टन ने। इसका पूरा नाम अगर लिखें तो जॉन डाल्टन कहा जाता है, इंग्लिश में JOHN और डाल्टन कहते हैं। डाल्टन इकाई द्रव्यमान के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि परमाणु की प्रकृति वास्तव में डाल्टन के द्वारा स्पष्ट की गई है। तो यहाँ पर परमाणु सिद्धांत डाल्टन या जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। पॉइंट्स क्या क्या हैं, अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। और NCERT के अंदर जो लैंग्वेज लिखी है उसी रूप में लिखे गए हैं, उसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सामान्य शब्दों का जहाँ उपयोग करते हैं उसकी जगह विशिष्ट रूप से शब्द काम में लिए गए। कैसे करेंगे, सभी पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से बने हैं। तो जो भी पदार्थ हैं जिन सूक्ष्म कणों से निर्मित हुए हैं या जो यौगिक हैं जिन सूक्ष्म कणों से बने हैं, उन कणों का ही नामकरण क्या किया गया है, परमाणु, जिसको अंग्रेजी में एटम कहते हैं, अर्थात एटॉम, अर्थात ऐसा पदार्थ कण जो आगे विभाजित नहीं होता है, उसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। सेकंड है एक ही तत्व के, ध्यान रखना बिल्कुल सरल प्रक्रिया है, एक ही तत्व के सभी परमाणु सभी गुणों में समान होंगे और भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु सभी गुणों में भिन्न भिन्न होंगे। बस इसी को 2 पॉइंटों के रूप में लिखा है। एक ही तत्व के सभी परमाणु सभी गुणों में समान होंगे, चाहे वो द्रव्यमान, भौतिक या रासायनिक गुण हो। जैसे हाइड्रोजन तत्व के सभी परमाणु सभी गुणों में क्या होते हैं, समान। इसी तरीके से भिन्न तत्व अगर लिए जाएं तो भिन्न तत्वों के सभी परमाणु सभी गुणों में भिन्न होंगे, चाहे कोई भी परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु की तुलना ऑक्सीजन से करें, ऑक्सीजन के परमाणु की तुलना क्लोरीन से करें, या एक तत्व की किसी अन्य तत्व के परमाणु से तुलना करें, सभी प्रक्रियाओं में हमेशा भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुण ही प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट आता है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु। अब ये वास्तव में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी व पूर्ण संख्याओं में संयोग कर यौगिक बनाते हैं, जिनको संयुक्त परमाणु भी कहा जाता है। यहाँ तक ध्यान रखना, इस सिद्धांत तक अणु शब्द काम में नहीं आया था, इसलिए यहाँ पर या तो यौगिक लिखा है या फिर संयुक्त परमाणु का है। ठीक है, यहाँ पर यौगिक शब्द का अर्थ थोड़ा सा भिन्न होता है, उसकी परिभाषा भी हम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यही शब्द डाल्टन के द्वारा प्रयुक्त किए गए हैं, जिसमें संयुक्त परमाणु शब्द का उपयोग किया गया है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी संख्या में और पूर्ण संख्या में, ये जरूर ध्यान रखना है। और इसी से आता है कि परमाणु इकाई के रूप में काम करता है, अर्थात
छोटी और पूर्ण संख्याओं में संयोग कर यौगिक या संयुक्त परमाणु बनाते हैं। अगला है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। यहाँ शब्द आ गया है और ये कहाँ पर अविभाज्य है वो भी प्रक्रिया पूरी पॉइंट को पढ़े। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो बनते हैं न ही नष्ट होते हैं। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु इकाई के रूप में काम करता है और यही परमाणु की वास्तविक परिभाषा है जो आज हम काम में लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो बनता है न ही नष्ट होता है और यही इकाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इकाई के रूप में काम करता है। और आधुनिक परिभाषा भी यही है कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में एक इकाई के रूप में काम करता है अविभाज्य रहता है। किसमें? रासायनिक अभिक्रियाओं में। इसलिए ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु विभाजित नहीं होगा, केवल नाभिकीय अभिक्रियाओं को छोड़ करके। ठीक है, नेक्स्ट बात है तो परमाणु की परिभाषा यहीं से आएगी, ये जरूर ध्यान रखना। फिर है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार हमेशा निश्चित होते हैं और यहीं से आया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तो यहाँ पे कोई भी यौगिक यदि लिया जाए तो यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या रिलेटिव नंबर और उनके टाइप्स भी हमेशा निश्चित होते हैं। यदि मैं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया के एक अणु में हमेशा ही 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन परमाणु ही होंगे, निश्चित है। ऐसे यदि मैं मेथेन की बात करता हूं तो मेथेन के एक अणु में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन परमाणु अनिवार्य रूप से होते हैं। इसका मतलब यौगिक में परमाणुओं की रिलेटिव नंबर या सापेक्ष संख्या एवं उनके प्रकार हमेशा निश्चित होंगे और इसी से डेवलप हुआ है द्रव्यमान संरक्षण और इसी से डेवलप हुआ है स्थिर अनुपात या भारात्मक अनुपात का नियम। तो ये जरूर आप ध्यान रखें डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उसमें कमियां क्या क्या है? उसमें पहली कमी है पदार्थों को आपस में रगड़ने पर आवेश का उत्पन्न होना। ये दर्शाता है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। डाल्टन ने कहा है रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर इकाई के रूप में काम कर रहा है, उसमें विभाजित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप में परमाणु कैसा है? अविभाज्य नहीं है, ये विभाजित होता है क्योंकि आवेश इसमें उत्पन्न होता है। इसी तरीके से फैराडे के विद्युत अपघटन द्वारा सिद्ध होता है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, यह आयनों में विभाजित होता है। इसके अलावा समस्थानिकों की खोज से भी स्पष्ट होता है कि एक ही तत्व के परमाणु भिन्न हो सकते हैं। जैसे में हाइड्रोजन के समस्थानिक, पहले परिभाषा ध्यान रखना, समस्थानिक किसको कहते हैं? आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखे जाने वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक समान होगा। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, उन्हीं को समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक में प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है और यहाँ पर रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? ट्रिटियम। और ये रेडियो सक्रिय तत्व बीटा कण उत्सर्जित करता है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, बीटा कण उत्सर्जित करता है। समभारिकों की खोज के पश्चात, समभारिक का मतलब नाम से ही बार की बात कर रहे हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान संख्या समान हो, अर्थात परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो, उन्हें हम समभारिक तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर तत्व कैसे होंगे? समभारिकों में भिन्न तत्व होंगे और भिन्न तत्व के परमाणु समान गुणों युक्त हो सकते हैं। कैसे स्पष्ट करें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं C14 और N14, जिसमें द्रव्यमान संख्या 14 है और इनके परमाणु क्रमांक 6 और 7 है। इसकी द्रव्यमान संख्या 18 दे रखी है, परमाणु क्रमांक 8 और 9 होता है।
तो जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न, द्रव्यमान संख्या समान, ऐसे दो अलग अलग तत्वों के परमाणु हमेशा समभारिक कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, समस्थानिक में एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु होंगे और समभारिक में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होंगे। अगर समभारिक पूछे गए हैं तो उनके प्रतीक अलग अलग होंगे, परमाणु प्रतीक, और यदि समस्थानिक पूछे हैं तो उनके परमाणु प्रतीक समान होंगे। ये जो ध्यान रख के प्रक्रिया करना। और एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का संयुक्त परमाणु ही आगे जाकर क्या कहलाता है? अणु, जिसमें परमाणु सूक्ष्म संख्या में और निश्चित भारात्मक अनुपात में जुड़ करके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ठीक है, अब अणु और यौगिक में थोड़ा सा अंतर है, तो इसको अगली परिभाषा के रूप में अभी लेंगे। यौगिक पहले ले रहे हैं। यौगिक के अंदर क्या पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखें। इसमें हमेशा यौगिक उसी को कहा जाता है जिनमें दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित भारात्मक अनुपात में रासायनिक संयोजन द्वारा निर्मित होते हैं तथा इनके अवयवी तत्वों के गुण इसके यौगिकों के गुणों से हमेशा भिन्न होंगे, या यौगिक के भिन्न अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, उसी को यौगिक कहा जाता है। तो यौगिक क्या है? या कंपाउंड, यौगिक या कंपाउंड क्या होंगे? दो या दो से अधिक तत्व भिन्न होने चाहिए, दो या दो से अधिक भिन्न तत्वों के फिर निश्चित भारात्मक अनुपात। ये जरूर ध्यान रखना, इसमें अनुपात कौन सा निश्चित होता है? भारात्मक अनुपात निश्चित होता है। तो निश्चित भारात्मक अनुपात में कौन सी अभिक्रिया से बनेंगे? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बने पदार्थों को यौगिक कहते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित भारात्मक अनुपात में, भिन्न तत्वों के निश्चित भारात्मक अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित होने वाले पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। और यौगिक के गुण उनके अवयवी गुणों से भिन्न होंगे। इसके ऊपर एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा जाता है। मैं एग्जाम्पल यहाँ पर यौगिकों के दिए हुए H2O हाइड्रोजन, H2O डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया या एजेन या मेथेन, इस तरीके से फॉर्मिक एसिड, और लास्ट में दिया गया ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज। तो इनमें यदि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ H2O का, तो इसमें हाइड्रोजन तत्व ऑक्सीजन तत्व से अभिक्रिया करके जल बनाता है, जिसमें जल को तो कहते हैं यौगिक, क्योंकि इसमें दो भिन्न तत्व निश्चित भारात्मक अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया से बन रहा है, इसलिए इसको यौगिक कहेंगे, जिसमें परमाणु अलग अलग है। लेकिन यदि क्रिया कारकों की बात की जाए तो हाइड्रोजन भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है। तो इनके अगर गुणों की बात करें तो हाइड्रोजन कैसा है? ज्वलनशील है। हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, जबकि ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। और ऐसी स्थिति में यौगिक अगर देखा जाए तो यौगिक के गुण अवयवी तत्वों से भिन्न होने चाहिए। तो आपको पता है जल यहाँ पर आग बुझाने का काम करता है या आग बुझाता है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं एक जलाने में सहायक है, एक स्वयं जलता है, लेकिन इससे निर्मित यौगिक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बना H2O आग बुझाने का काम करता है। अर्थात इनके अवयवी तत्वों के गुण इसके यौगिक के गुणों से या यौगिक के गुण अवयवी तत्वों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। आप चाहें तो NaCl की बात कर सकते हैं। सोडियम तत्व और क्लोरीन गैस अभिक्रिया द्वारा जब NaCl बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में सोडियम विस्फोटक या अति सक्रिय धातु है, जो आग में या पानी में डालने के बाद भी इतनी मात्रा में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है कि पानी में आग लग जाती। और क्लोरीन की बात की जाए, ये जहरीली गैस है। तो ये जहरीला तत्व है, ये अति सक्रिय तत्व है, विस्फोटक प्रकृति का है, और इन दोनों की अभिक्रिया से बना NaCl। केवल इतना सा काम हो रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया गया और फिर बना सोडियम धनायन और उधर Cl-, दोनों अष्टक पूरा, दोनों उदासीन, और दोनों मिलकर के बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड खाद्य
पदार्थों में या भोजन बनाते समय अनिवार्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये खाने में अनिवार्य है या लेना पड़ता है स्वाद बनाने के लिए, जबकि ये दोनों ही घातक हैं और शरीर के लिए नुकसानदायक तत्व है, पॉइजनस हैं, और एक दूसरा अति सक्रिय तत्व है। तो ऐसी स्थिति में इनके गुण, तत्वों के गुण यौगिक के गुणों से पूर्णतः भिन्न या यौगिक के गुण तत्वों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। तो ये यौगिक की परिभाषा आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट है यौगिक स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है। ये अपन ने पहले भी लिया था। तो यौगिक है वो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है। और यहाँ पर कौन सा अनुपात लेना है? भारात्मक अनुपात। ये जरूर ध्यान रखना, पहले भी लिया था हमने। भारात्मक अनुपात स्थिर भारात्मक अनुपात के नियम का पालन करता है, अर्थात यौगिक के किसी अणु में भाग लेने वाले तत्वों के भारों का अनुपात हमेशा निश्चित रहता है, चाहे यौगिक कहीं से ही प्राप्त किया जाए। जैसे बात पहले करते हैं Na और Cl2 की, ठीक है। तो इसमें भारात्मक अनुपात देखें तो NaCl का यदि मैं भारात्मक अनुपात लेता हूं तो 23:35.5, 35.5। H2O की बात की जाए तो 1:8, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 3:8। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तत्वों के भारात्मक अनुपात हमेशा निश्चित होते हैं और यौगिक के लिए ये नियम लागू होता है। अब बात करते हैं परमाणु, या अंग्रेजी में इसको कहा जाता है एटॉम। A+ टॉम से बना है और एटॉम का मतलब है विभाजित न होने वाला कण, लेकिन आजकल ये विभाजित हो चुका है या किया जा चुका है, जो आधारभूत कणों में तोड़ा जा सकता है, इसलिए लेकिन दाम अभी भी यही प्रयुक्त किया जा रहा है। अब इसमें भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया, उसमें भारतीय वैज्ञानिकों में महर्षि कणाद और कात्यायन, और विदेशी के अंदर डेमोक्रेटस और ल्यूसिपस, इन वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म कण के रूप में परमाणु को प्रदर्शित किया था। तो इन्हीं 4 वैज्ञानिकों ने, ये कह दीजिए, या इन दार्शनिकों ने पदार्थ के अति सूक्ष्म कण के बारे में जानकारी दी, और उसी को आज हम क्या कहते हैं? परमाणु। और इसी का परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, उनमें सूक्ष्मतम कण को ही परमाणु कहते हैं, और परम अणु हिंदी के अंदर इसी के नाम से पड़ा है। परिभाषा ध्यान रखना है परमाणु की परिभाषा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में आ गई थी कि रासायनिक अभिक्रिया में चूंकि परमाणु न तो विघटित होता है न ही निर्मित होता है, ऐसी स्थिति के अंदर हमेशा ये इकाई के रूप में काम करता है, और वह पदार्थ या वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में एक इकाई के रूप में काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, या एटम कहा जाता है। तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में, ये जरूर ध्यान रखना, एक इकाई के रूप में कार्य करता है, उसी को परमाणु कहते हैं। और ये परिभाषा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अंदर दी गई है। इसके अलावा इकाई के रूप में कार्य करने के कारण ही रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन परमाणु की संख्या को संतुलित करके किया जाता है। क्योंकि रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, उसमें रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित की गई है। चूंकि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु हमेशा एक इकाई के रूप में कार्य करता है, क्रियाकारक और उत्पाद में परमाणु निश्चित संख्या में होने चाहिए, अतः संतुलित करने के लिए हम इसी पॉइंट का उपयोग करते हैं। और जैसे आप पहले एग्जांपल में लें, 2H2 + O2, 2H2 बनता है, ऐसे नाइट N2 और 3H2 मिलके 2NH3 बनाते हैं, और N2 + 3H2 मिलके 2NH3 पहले ऊपर दिया हुआ है, ये सेम रिपीट हो गया। तो इस तरीके से हमेशा अगर NH3 बना रहे हैं तो उसमें तत्वों का संख्या हमेशा निश्चित रहती है, और इसमें परमाणु चूंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में इकाई के रूप में, ऐसी स्थिति में यह कभी भी टूटता नहीं है, नष्ट नहीं होता, इसलिए क्रियाकारक और उत्पाद में उनको बराबर करके रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संतुलित करते हैं। अब है परमाणु के कुछ आधारभूत कण। वैसे
ये परमाणु संरचना के अंदर भी प्रयुक्त किए जाएंगे, इनकी खोज वगैरह तो वहाँ लेंगे, लेकिन अभी आधारभूत कणों में हम सूक्ष्मतम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहली बात है आधारभूत कण किसको कहते हैं, या मूलभूत या फंडामेंटल कण किसको कहा जाता है। फंडामेंटल कण का मतलब है वे कण जो किसी भी परमाणु को निर्मित करने के लिए अनिवार्य होते हैं, उन्हीं को मूलभूत कण कहा जाता है, या लगभग सभी परमाणुओं में पाए जाते हैं, इसलिए इनको मूलभूत कण कहते हैं, फंडामेंटल कण कहते हैं। और इनसे मिलके ही परमाणु बनते हैं, केवल हाइड्रोजन को छोड़ के, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से ही हाइड्रोजन परमाणु बना है, इसलिए हाइड्रोजन को आदि परमाणु कहते हैं। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसको हम आदि परमाणु कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, आदि परमाणु क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। बाकी सभी तत्वों में 3 कण आधारभूत कण के रूप में होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहला आधारभूत कण है E- के रूप में लिखा है इलेक्ट्रॉन, जिस पर ऋण आवेश होता है। खोज किसने की, जे थॉम्सन ने। नामकरण स्टोनी के द्वारा नामकरण किया गया। स्टोनी वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया। प्रकृति, इकाई ऋणावेशित होता है, एक इकाई ऋणावेश इसके ऊपर रहता है। नाभिक के चारों ओर ये परिक्रमण करता है। जो परमाणु का अगर संरचना है उसमें हम लेंगे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करता है, स्थिर अवस्था में नहीं रहता है। गतिशील इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर गतिशील है तो विद्युत धारा एक गतिशील इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है। गतिशील इलेक्ट्रॉन चुंबकीय बल रेखाएं भी उत्पन्न करता है, अर्थात यदि कोई आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है तो इसमें हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है। दूसरा आधारभूत कण है P+ से लिखा गया है, जिसको कहा जाता है प्रोटॉन। क्या कहेंगे, प्रोटॉन। इसी को कई बार प्रोटियम भी कहा जाता है, ईएम अनुलग्न लगा के। और सामान्यतः प्रोटियम शब्द हम यूज करते हैं H+ के लिए, जो वास्तव में प्रोटॉन ही है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया पीछे बचा प्रोटॉन। तो H+ के रूप में लिखा है तो प्रोटियम कहेंगे, P+ के रूप में लिखा है तो सामान्यतः हम इसको प्रोटॉन कहते हैं। बाकी प्रोटॉन और प्रोटियम शब्द सेम है, कोई अंतर नहीं है, दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे ही इसकी खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। नामकरण भी गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। प्रकृति क्या है, इकाई धनावेश। जैसे इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश था, तो यहाँ पर प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है, और इसका द्रव्यमान भी इकाई होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य, लगभग नगण्य होता है। कितना है अभी बताते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका द्रव्यमान कितना माना जाता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इकाई द्रव्यमान माना जाता है। इसलिए परमाणु का द्रव्यमान इस पर आधारित या इस पर निर्भर करता है। ये कण परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है, और यह कण कहाँ पाया जाता है, नाभिक में। तो ध्यान रखना, नाभिक में 2 प्रकार के कण हैं। कौन कौन से हैं, धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करता है। अब इसमें परमाणु क्रमांक का निर्धारण किससे किया जाता है, प्रोटॉन की संख्या से। तो किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जो है वही परमाणु क्रमांक कहलाती है, अर्थात प्रोटॉन परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। तीसरा कण है N0 के रूप में लिखा है, इसे कहते हैं न्यूट्रॉन। क्या है, न्यूट्रॉन। और इसकी खोज की है जेम्स चैडविक ने। नामकरण भी जेम्स चैडविक ने। प्रकृति उदासीन होती है। अब यहाँ पर ये निरावेशित नहीं कहते, इसको क्या कहा गया, उदासीन। उदासीन का मतलब है इस न्यूट्रॉन में ही धनावेश और ऋणावेश समाहित है, मान दोनों का बराबर है, इसलिए इसको उदासीन कण कहा गया है। ये निरावेशित नहीं है, जरूर ध्यान रखना। इसको उदासीन कहते हैं, न्यूट्रल कहा जाता है। इकाई द्रव्यमान युक्त है, जैसे प्रोटॉन का द्रव्यमान भी इकाई है तो इसका द्रव्यमान भी इकाई है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों नाभिक में उपस्थित है, इसलिए इनको न्यूक्लियन भी कहते हैं। और ये दोनों न्यूक्लियन परमाणु के द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है नेक्स्ट, बीटा कण निकलने पर
प्रोटॉन पीछे बचते हैं। किसमें से बीटा कण? न्यूट्रॉन से अगर बीटा कण निष्कासित कर दिए जाएं तो प्रोटॉन बचता है, और बीटा कण वास्तव में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जो कि नाभिक से निकलते हैं। इसका मतलब नाभिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, लेकिन न्यूट्रॉन में प्रोटॉन के साथ समाहित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो नाभिकीय अभिक्रियाओं में या रेडियो सक्रिय तत्वों के द्वारा जो बीटा विकिरण निष्कासित होते हैं। बीटा विकिरण वास्तव में क्या है? ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन ही है। तो ये जरूर ध्यान रखना अगली प्रक्रिया। और इसमें जब आप प्रतीक लिख रहे हैं तो यहाँ पे P छोटी ABCD में और धनावेश करके लिखा जाता है। नोट है, लिखा है परमाणु नाभिक की खोज किसने की? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं बार बार इसलिए यहाँ पर बीच में लिखूंगा, या लिखा हुआ है, या आगे भी ये 2-3 जगह चर्चा में आएगा। और एक प्रश्न जो बताऊंगा उसमें भी ये प्रश्न अनिवार्य रूप से लिखा जाता है, क्योंकि अधिकतर कई बार इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया है कि परमाणु नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई है। आगे प्रयोग लेंगे, लेकिन यहाँ आपको नाम ध्यान रखना है, रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, ध्यान रखना है, रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु नाभिक की खोज की गई। ठीक है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग आपने पढ़ा है, उसके द्वारा इसकी खोज हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकाई आवेश क्या है। अब ये सूक्ष्म संरचना है, सिर्फ याद रखने के लिए है, और ये प्रक्रिया आपको याद होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने लिखा इकाई आवेश वह न्यूनतम आवेश जो ज्ञात किया जा सकता है, उसी को इकाई आवेश कहते हैं। और इकाई आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 -19 आवेश युक्त। और C प्रतीक लिखा है, ये यहाँ पर किसको दर्शाता है? कूलाम को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा इकाई द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻24, जो कि 1 अवोगाद्रो संख्या के बराबर है। और जहाँ पर हम गणना में द्रव्यमान की बात करेंगे वहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अवोगाद्रो संख्या का व्युत्क्रम इसके बराबर है। और अवोगाद्रो संख्या क्या होती है? ये होती है 6.022 इंटू 10⁻23 को हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। फिर इकाई द्रव्यमान के लिए और क्या क्या प्रक्रिया आती है? 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। इसी इकाई द्रव्यमान, ग्राम में लिखा है, इसी इकाई द्रव्यमान को 1U या यूनिट मास भी कहते हैं। इसी को 1 अवोग्राम या अवोगाद्रो के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, या इसी को हम 1 डाल्टन कहते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इकाई द्रव्यमान को डाल्टन, एवोग्राम, यू यूनिट मास, AMU एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। और इसका मान यही होता है इकाई द्रव्यमान, इकाई आवेश और इकाई द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान भी इकाई, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी इकाई। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन में चूंकि इलेक्ट्रॉन भी होता है, ऐसी स्थिति में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा सा अधिक होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन के विघटन से प्रोटॉन जब बनाओगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा अधिक होता है। द्रव्यमानों का क्रम, तो इसमें आप याद रखना है सिंपल, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन से अधिक होगा। हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु से अधिक होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन से अधिक होता है। प्रोटॉन का परमाणु द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से काफ़ी अधिक होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पर आपको दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, जबकि यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान पहले लिखा था 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिखा था, जबकि ये -28 ग्राम है, तो काफ़ी कम है। विशिष्ट आवेश, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? विशिष्ट आवेश। जे थॉम्सन के द्वारा विशिष्ट आवेश प्रदर्शित किया गया। और विशिष्ट आवेश है क्या? किसी कण के आवेश E से प्रदर्शित करें, द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करें, तो इनका अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है। E/m को ही हम क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश कहते हैं। और विशिष्ट आवेश में इलेक्ट्रॉन का आवेश सबसे अधिक, क्योंकि द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूनतम है, इसलिए विशिष्ट आवेश अधिकतम होगा। प्रोटॉन का दूसरे नंबर पर, अल्फा कण का तीसरे नंबर पर। अल्फा
2+ जो दिया गया विशिष्ट आवेश E/m है। अब अल्फा ध्यान रखना है, हीलियम नाभिक को हम क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। हीलियम नाभिक का मतलब है 2 धन आवेशित हीलियम होगा, अर्थात हीलियम के नाभिक में क्या क्या होता है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन मिलकर के क्या बनाते हैं, एक अल्फा कण। इसलिए इस पर आवेश कितना होगा, 2+, और हीलियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके अल्फा कण निर्मित किए जाते हैं। और नाभिकीय विखंडन में जो अल्फा कण निष्कासित होते हैं वही वास्तव में हीलियम नाभिक ही है। तो जरूर ध्यान रखना। और विशिष्ट आवेश जरूर ध्यान रखना, आवेश प्लस माइनस के रूप में जो दिया ये आवेश है जो इकाई आवेश के रूप में प्रदर्शित होता है, जबकि विशिष्ट आवेश वास्तव में आवेश और द्रव्यमान का अनुपात है, उसी को हम विशिष्ट आवेश कहते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है, अणु या मॉलिक्यूल किसे कहा गया है। इंपॉर्टेंट शब्द है अणु या मॉलिक्यूल, ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है। अणु का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो पदार्थ के सारे गुण बताता हो और स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो। तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकने वाला तथा पदार्थ के सभी गुण दर्शाने वाला सूक्ष्म कण हमेशा अणु कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। तो ये मॉलिक्यूल या अणु, अणु शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, अवोगाद्रो के द्वारा इस शब्द का उपयोग किया गया। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में जो संयुक्त परमाणु हमने कहा था, यौगिक के साथ में लिखा था, तो वहाँ संयुक्त परमाणु वास्तव में क्या है, अणु है। और अगर वहाँ पर यौगिक और संयुक्त परमाणु हटाकर अणु शब्द लिख दिया जाए तो उस पॉइंट को बिल्कुल सटीक रूप से सही प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यहाँ अणु शब्द का सर्वप्रथम उपयोग अवोगाद्रो द्वारा किया गया। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है तथा पदार्थ के सभी गुण दर्शाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। और कोई भी अणु लिया जाए, यदि मैं ग्लूकोज के एक अणु की बात करता हूं तो यह ग्लूकोज के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। या शर्करा का कोई क्रिस्टल लेकर उसको बारीक पीस दीजिए, उसका सूक्ष्मतम कण ले लीजिए, वह शर्करा के सभी गुणों को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो, सारे गुण दर्शाता हो, उसी को अणु या मॉलिक्यूल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा ध्यान रखना। उसके बाद लेते हैं परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर अणु कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक है समपरमाणविक या होमो एटॉमिक परमाणु। होमो एटॉमिक परमाणु, होमो एटॉमिक का मतलब एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित अणु, एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित अणु होमो एटॉमिक कहलाता है। और तत्व की परिभाषा में हमने लिया था कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो निर्मित होते हैं उन्हीं को तत्व कहते हैं। इसका मतलब तत्व के अणु को ही हम समपरमाणविक अणु कहते हैं। तत्व के अणु समपरमाणविक होंगे और यौगिक के अणु विषम परमाणविक। तो हम ले रहे हैं समपरमाणविक, H2N2 O2 O3 ओजोन, P4 फास्फोरस, S8 गंधक, C60 बकमिंस्टर फुलरीन, ये फ्लूओरिन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिदॉन। इसमें एक अणु में उपस्थित परमाणु, चूंकि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं, इसलिए एक अणु में जितने परमाणु हैं उनकी संख्या को परमाणुकता या एटोमिसिटी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसके एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या परमाणुकता या एटोमिसिटी कहलाती है। एटोमिसिटी या परमाणुकता कहलाती है, ये जरूर ध्यान रखना। और इसमें यदि मैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन उत्कृष्ट गैसों की बात करता हूं, परमाणुकता कितनी होगी, 1 होगी। तो उत्कृष्ट गैसों की परमाणुकता 1 होगी, क्योंकि इनके स्वतंत्र एक परमाणु भी स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसलिए इसकी परमाणुकता हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। इसके अलावा यदि मैं लेता हूं बकमिंस्टर फुलरीन की परमाणुकता 60, गंधक की परमाणुकता 8, फास्फोरस की परमाणुकता 4, ओजोन की परमाणुकता 3, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 2, नाइट्रोजन की 2, ये इसी रूप में स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, उनकी परमाणुकता निश्चित होती है और ये तत्व के अणु हैं। तो तत्व के अणु समपरमाणविक अणु कहलाते हैं, अर्थात समपरमाणविक अणु और उनकी परमाणुकता इंपॉर्टेंट। और परमाणुकता शब्द केवल तत्व के अणुओं के लिए ही प्रयुक्त होगा,
यौगिक के अणु के लिए परमाणुकता शब्द काम में नहीं लेना। नेक्स्ट है विषम परमाणविक अणु या हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और यहाँ पर यौगिक के अणुओं को हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। यौगिक में चूंकि दो या अधिक भिन्न तत्व निश्चित भारात्मक अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यौगिक बनाते हैं, अर्थात यौगिक में भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु होंगे, इसलिए इसको विषम परमाणविक अणु कहते हैं। तो तत्व के अणु समपरमाणविक, यौगिक के अणु विषम परमाणविक। तो परिभाषा अलग है, प्रकृति अलग है, इसलिए ये दोनों आ जाएगा। इसमें एग्जाम्पल लिया NO2, N2O, NO, N2O3, H2O, NH3, CH4, हाइड्रोजन H2, इसमें हाइड्रोजन की नहीं H2O है, फिर CO2, फिर है HCOH, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड, फिर है NH2, CONH2 यूरिया, ये यूरिया का सूत्र है, और ये फॉर्मिक एसिड का सूत्र है HCOOH फॉर्मिक एसिड, NH2 CONH2 यूरिया, जिसको अमीनो मेथेनेमाइड कहा जाता है, ये इसका UPC नाम है। और ये प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम यौगिक है जो कि अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक बनाया गया। ये वैसे जंतुओं के द्वारा निर्मित होता है, इसको कार्बनिक यौगिक मानते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक पूछे तो कौन सा है? यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में निर्मित किया गया है। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड की प्रकृति कुछ पूछी गई है, जिसमें चींटियों और बिच्छू या ततैया या बर भी बोलते हैं इसको, बर या भौरा, इन सभी के काटने से जो जलन होती है या मधुमक्खियों के काटने से जलन होती है, उस जलन का मुख्य कारण क्या है? फॉर्मिक एसिड है। तो इनके काटने के बाद में शरीर में तीव्र जलन होती है, उसी को हम फॉर्मिक एसिड के कारण जलन उत्पन्न होती है। एक और चीज़ ध्यान रखना, ततैया आपने नाम सुना होगा, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ अंग्रेजी में, और अब इसको यदि पढ़ के देखें एक बार। ततैया हिंदी में शब्द है, और इसी का उच्चारण अगर लिखने के बाद करें तो टांटिया कहते हैं, और टांटिया वास्तव में ततैये के लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है। पीले रंग की मधुमक्खी की तरीके से बड़ी आकार की एक कीट है, उसको ततैया या टांटिया कहा जाता है, और उसके काटने पर होने वाली जलन भी फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। ऐसे ही एसिटिक अम्ल सूत्र आपको ध्यान रखना, सिरका, CH4 मार्श गैस कहते हैं। मार्श का मतलब होता है दलदल में पाई जाती है, इसलिए मार्श गैस, और इसी को हम रासायनिक भाषा में मेथेन भी कहते हैं। बायोगैस और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक कौन है? मेथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG जो कि वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है, उसका मुख्य घटक क्या है? मेथेन है। इसी तरीके से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या जिसको कहते हैं LPG, ये घरों के अंदर ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है, और इसके अंदर 3 और 4 कार्बन की हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, जिसमें 3 कार्बन के अंदर बनता है प्रोपेन, 4 कार्बन के अंदर बनता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण LPG कहलाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कहलाता है। और यहाँ पर एक शब्द और लिखा है, वो भी आप ध्यान रखें अलग से, गैसोलीन। ध्यान रखना, गैसोलीन किसको कहते हैं? पेट्रोल को ही गैसोलीन कहा जाता है। और पेट्रोल भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन की संख्या 6 से लेके कितनी होती है? 8। पेट्रोलियम में भी हम वापस गैसोलीन और केरोसिन की चर्चा करेंगे, अभी ध्यान रखना है 6 से 8 कार्बन के हाइड्रोकार्बन का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? गैसोलीन या पेट्रोल कहलाता है। तो यहाँ पर हमने इस पार्ट के अंदर रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसके अलावा यौगिक, अणु और परमाणु, इन सभी की प्रक्रियाओं को यहाँ पर लिया, उनकी परिभाषाएं, उनके एग्जाम्पल्स आदि प्रदर्शित किए। नेक्स्ट में हम न्यूमेरिकल ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।